गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए गाबा सर और अमित सेठ जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ में हमारे साथ रुचित जैन जुड़ेंगे और जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज की सोनी पटनायक भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ने वाली हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ दो गेस्ट होंगे। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से मार्केट आउटलुक पर एक फंडामेंटल्स को लेकर चर्चा होगी और टेक्निकल्स का टेक्सचर समझने के लिए मितेश ठक्कर से बात करेंगे। और EIL की CMD वर्तिका शुक्ला से जो एक बातचीत कल हुई उसका भी एक अंश आपको सुनाया जाएगा इस शो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर। पहले मार्केट का रुख। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हायर लेवल पर थोड़ा कूल ऑफ करते हुए, अभी भी डे लो को नहीं ब्रीच किया हमने, लेकिन थोड़ा सा इस समय कंसोलिडेशन है मार्केट में एक बड़े गैप अप के बाद। तो गैप अप ने फ़ायदा दिया लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं है इंट्राडे में। मिड कैप इंडेक्स में शुरुआत तो बहुत शानदार हुई 600 पॉइंट की, लेकिन अब 300 सवा 300 पॉइंट रह गया मिड कैप इंडेक्स। कूल ऑफ हुआ थोड़ा। एडवांस डिक्लाइन भी शुरुआत तो बहुत शानदार हुई थी, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे क्रंच हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आज जहाँ पर तेज़ी है उनमें है हेवेल्स, ट्रेंट, कुछ फार्मा नाम जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर थोड़े से मूव्स हैं। ओरेकल फाइनेंशियल में थोड़े से मूव हैं। और डाउन साइड पर जो एक स्टॉक क्लियरली आज स्टैंड आउट कर रहा है वो है वोडाफोन आइडिया। अब करीब करीब 5% की गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक वोडाफोन आइडिया इस समय देखिए F&O में 5% डाउन है, कैश में करीब करीब 2-2.5% डाउन। और उसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। GNFC, टाटा केमिकल्स, ये स्टॉक्स। वीरू जी हाँ, ये आपने एक छोटी सी समरी अगर आप देखें इस स्क्रीन पे रखी। निफ्टी अब 25,000 की ट्रेजेक्ट्री को 2 बार इंट्राडे में वायलेट कर चुका है। इस वक्त 25,000 पे डीलो की ट्रेजेक्ट्री में आते हुए। और निफ्टी बैंक अभी कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे डीलो पर, इट्स 55163। अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं, यहाँ पे पिक करते हैं और सभी मेहमान हमारे स्क्रीन पे हैं। सोनी जी गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स मैम इस वक्त के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरा यहाँ पे पहला पिक रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गोदरेज CP में फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं 1525, थोड़े से डिक्लाइंस 1520 तक भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1500, पहला लक्ष्य रहेगा 1545, उसके ऊपर सस्टेन करता है 1560। यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप 1520 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 35 पे अभी रेट चल रहा है, इसी स्टॉप लॉस रहेगा 27, टारगेट है 45 और 50 का। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है 1500 लेवल के ऊपर, सस्टेन कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सो एक पॉजिटिव आउटलुक 1560 की तरफ टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा फार्मा स्पेस में से जाइडस लाइफ, जो कि एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। सो जाइडस लाइफ फ्यूचर्स 1130 इस लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1110 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1160, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1180 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके। निफ्टी एट डेज लो 25,000 के नीचे आया और अब थोड़ा सा दिक्कत बढ़ रही है यहाँ पर। बैंक निफ्टी भी इस समय थोड़ा सा दिक्कत में और 100 पॉइंट ऊपर रह गया बैंक निफ्टी। एक बार देखिए ज़रा, मिड कैप इंडेक्स भी कूल ऑफ हुआ तो थोड़ी सी क्लियरली एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट की जो मूव्स हैं सिर्फ ग्लोबल मार्केट से लिंक नहीं है, कुछ ना कुछ मार्केट को और इस समय यहाँ पर रिस्क लग रहा है, तभी रैली टिक नहीं पा रही है मार्केट की। काबा सर, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? हाँ, स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल। आई थिंक ये वीरू ने शायद स्पॉट किया था, 7010 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा 6950, जा रहा लगता है 7100 की तरफ। तो अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है एशियन पेंट्स। ये अभी अभी मूव शुरू हुआ है, इसमें लगता है कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। 3382 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा करीब 3360 का। सकता है 3450 एक जोन है, वहां पे जाना चाहिए एशियन पेंट्स। ओके, एशियन पेंट्स पर आपका टेक। एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स को आपने पिक किया। रुचित गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो शुरुआत मेरी भी पेंट सेक्टर्स के स्टॉक से ही होगी और वो बर्जर पेंट्स में खरीदारी की सलाह है। प्रीवियस स्विंग हाई देखेंगे तो 620 के आसपास फरवरी मंथ में ये स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था और वो रेजिस्टेंस अब ये स्टॉक आज ब्रेकआउट दे रहा है।
तो करंट लेवल से एक अच्छा मोमेंटम हम बर्जर पेंट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 610 के नीचे स्टॉप लॉस रख के और 645 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक सेल साइड का ट्रेड रहेगा वो है आरटी इंडस्ट्रीज में। सो एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ समय में देखा है और कल की ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट फॉर्मेशन हुए जहां पे प्राइस डिक्लाइन में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज भी हमने होते हुए देखा था। सो आई थिंक यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली डाउन है, लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है, तो ये करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है करंट लेवल से भी। 579 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी आरती इंडस्ट्रीज में, और नीचे 550 से 545 के रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आरती इंडस्ट्रीज सेल। कल हम क्लोजिंग में इस स्टॉक को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, बड़े बेयर फेज में एंटर करने की तैयारी कर रहा था, कल भी डिस्कशन ही हुआ था। आरती इंडस्ट्रीज कोलैप्स होता हुआ ऑलमोस्ट, सेल कॉल फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 545। अमित जी, आपके इस वक्त के 2 ट्रेड्स। जी विनय जी, मेरा पहला ट्रेड इस समय का रहेगा ट्रेंड। ट्रेंड का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। करंटली इसका प्राइस 7264 के आसपास चल रहा है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 7500 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 7100। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा डिफेंसिव स्पेस से आईटीसी। आईटीसी एक स्लो एंड स्टेडी मूवर है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ बरकरार है। छोटा सा 525 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 508 रुपए का। तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए। आईटीसी भी बैकफुट पर। अच्छा, सारे अच्छे स्टॉक्स जो सुबह स्विंग जनरेट कर रहे थे वो सरेंडर करते हुए। मीनवाइल बजाज ऑटो, मतलब बजाज ग्रुप की सारी कंपनियां इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करती हुई। बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे 11631। आपका व्यू यहाँ पे सोनी जी, अब क्या इस स्विंग को खेलना चाहिए? क्या कोई ऑप्शन जो कि रीजनेबली प्राइस्ड है इन बजाज ऑटो, या फिर मैं अगर इस अपने प्रश्न को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, इसको विस्तार करूँ, उसका बजाज ग्रुप के इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए इनके स्टॉक्स पे अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे सटीक क्या लग रहा है आपको इस वक्त चेज करने के लिए? मुझे लगता है बजाज ऑटो अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, सो कहीं ना कहीं ये 12,000 की तरफ भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो ऑप्शन के माध्यम से मुझे लगता है 12,000 की कॉल ऑप्शन में सितंबर सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे करंट लेवल 100 चल रहा है, सो 100-101 इसी लेवल पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 75 का, पहला लक्ष्य रहेगा 145, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 170 टुवर्ड्स 180 लेवल्स भी नजर आ सकता है। सो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, सो 12,000 कॉल ऑप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, निफ्टी में स्ट्रेंथ लौट रही है वापस। ये अच्छी चीज़ है निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा तंग कर रहा है, लेकिन निफ्टी में लोअर लेवल से फिर एक पुल बैक आया 25,030 पर। अब हम बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी रिलेटिवली वीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म बात करते हैं मार्केट में। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। आप सीएनबीसी आवाज़ पर काफ़ी समय से मिहिर जी को देख रहे हैं। मिहिर जी इक्विटी, फिक्स इनकम, सारी एसेट क्लासेस शानदार तरीके से ट्रैक करते हैं। आइए समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू हो इस समय एक इन्वेस्टर की, क्योंकि पैसा तो लगातार आ रहा है मार्केट में। इस बार भी म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, ऑल टाइम हाई पर क्लियरली इन्फ्लोज हैं। इस मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या हो? Good morning, Anuj. Thanks for having me. Strategy, I think, more or less same ही है। और जैसे आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात की, एसेंशियली ये हो रहा है कि जो इंडिया की जो ट्रैक है वो ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ी अलग चल रही है और बेटर चल रही है। सो द ओवरऑल जो हमने कॉल लिया है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारी, वो ग्लोबल इकोनॉमी से इतनी लिंक नहीं है। एक्सपोर्ट्स पे हमारा इतना डिपेंडेंस नहीं है जीडीपी ग्रोथ के लिए, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वोलेटिलिटी हो रही है, एक दिन बहुत गिर जाता है बाजार, दूसरे दिन बहुत बढ़ जाता है। तो वो जो वोलेटिलिटी है ग्लोबली, उसकी इम्पैक्ट इंडिया पे कम आ रही है। और जैसे आपने कहा कि जो म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है, रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ब्रॉड बेस्ड है इंडिया में। उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि एक जो बेस बन रहा है सेंटिमेंट का और फंडामेंटल्स का, वो मार्केट को सपोर्ट किए जा रहा है। तो एसेंशियली डोमेस्टिक सेक्टर्स पे हम फोकस कायम रख रहे हैं, और स्टॉक पिकिंग और सेक्टर पिकिंग में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस समय प्रिफर्ड सेक्टर्स अगर आप थोड़ा ड्रिल डाउन करें तो वो क्या होंगे आपके?
सर्टनली। तो डोमेस्टिक जैसे थीम कहा वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो तीन मैं कहूंगा, अगर पिछले कुछ महीनों की चेंजेस देखें, फॉर एग्जांपल क्या प्रेफरेंस चेंज हुई है, तो ब्रॉड थीम तो वही है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स पॉजिटिव है, तो उसमें ऑल द फिजिकल एसेट क्रिएशन वाली जो थीम्स है, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो पॉजिटिव है ही। फिनेंशियल्स में बैंक्स अभी रिलेटिवली चीप लग रहे हैं, लेकिन उसमें हम ट्रिगर की वेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इंटरेस्ट रेट्स का जो एक्शन है वो देख के फिर हम बैंकिंग, जो खास करके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम थोड़े अंडरवेट हैं उसमें। हम विद इन द लेंडिंग कम्युनिटी हम एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट्स लिंक जो प्ले है उसमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे रेट कट आएगी तो ये सब सेगमेंट्स में पहले बेनिफिट होगा। एक मैं थोड़ा सा ट्वीक अगर कहूँ जो किया है, तो जो इंफ्रा थीम जो हम पॉजिटिव बहुत ज्यादा थे उसमें थोड़ा वेट कम किया है वैल्यूएशन की वजह से, और धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि जो कंजम्पशन स्टोरी है वो वापस आ रही है। तो जो के शेप रिकवरी की हम जो बात कर रहे थे, जिसमें जो लोअर एंड ऑफ कंजम्पशन था वो इतना पिकअप नहीं कर रहा था, उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़े पॉजिटिव सिग्नल्स आने लगे हैं। मॉनसून ठीक चल रहा है, काफी सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स खास करके रूरल इनकम्स के लिए स्कीम रोल आउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कंजम्पशन को। तो जो एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स हैं, टू व्हीलर जैसे स्टॉक्स हैं जो लोअर टिकट कंजम्पशन से बेनिफिट करते हैं, उसमें हमने थोड़ा वेट बढ़ाया है। दूसरा मैं कहूंगा कि जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है, वहां पे भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ग्लोबली, जिससे मुझे लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, बोथ बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज ग्लोबल सिचुएशन, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स को बेनिफिट होगा। तो उसमें भी हमने वेट बढ़ाया है। तो ब्रॉडली ये हम करेंगे पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। ओके, मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडियो स्टूडियो से। अगर आप स्पेशली मिड ऑफ आई थिंक 23 से रियल स्टेट के स्विंग को देखें, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो ओबेरॉय रियल्टी हो, पैसा अच्छा बना। पैरेलली आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग और अच्छा पैसा बना जितनी भी रियल स्टेट एंसिलरी कंपनियां थीं। और तीसरा तबका होता है एचएफसीज़ का। अब हुआ क्या कि एचएफसीज़ में से जब से नदारत था एचडीएफसी, वो फील नहीं आ रही थी कि वो पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है। स्प्रेड था एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, कैनफिन होम्स में। क्या ये आईपीओ आई मीन बजाज हाउसिंग फाइनेंस का और इसकी मौजूदगी इस स्पेस को एक लीडरशिप देगी क्या? और आपका व्यू इस स्पेस पे क्या है? मुझे मालूम है कुछ देर पहले आपने लेंडिंग पार्ट ऑफ आई थिंक फाइनेंशियल्स का जिक्र किया, बट स्पेशली योर टेक ऑन एनबीएफसीज, ये एचएफसीज, और स्पेशली आफ्टर बजाज हाउसिंग लिस्टिंग। श्योर, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो लेंडिंग सेगमेंट है उसके बारे में एक थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो लेंडिंग में हम जैसे देखें कि एक दो बड़े सेगमेंट्स हैं, एक तो बैंक्स हैं और दूसरी एनबीएफसीज हैं। विद इन एनबीएफसीज जैसे आपने कहा, देयर आर वेराइटी ऑफ एनबीएफसीज जिसमें हाउसिंग होती है, देन देयर आर ऑटोमोटिव फाइनेंसियर्स, देन देयर आर गोल्ड फाइनेंसियर्स, और बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस वगैरह भी है, हाई लो टिकट हाउसिंग है, हाई टिकट हाउसिंग है। तो इसमें बड़ा जो है एनबीएफसीज में काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो एज ऑफ नाउ हमारी स्ट्रेटजी ये है कि विद इन लेंडर्स हम एनबीएफसीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक्स का जो एसेट बुक होता है टिपिकली वो फ्लोटिंग रेट में ज्यादा होता है, और जैसे हम रेट कट का एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो शायद ये फ्लोटिंग रेट बुक का जो डाउनवर्ड प्राइसिंग जो होगा जैसे रेट कट होगी, तो उसमें बैंक्स को इन द शॉर्ट टर्म एक थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर दिख सकता है। एनबीएफसी जो है, खास करके जो नॉन हाउसिंग एनबीएफसी हैं, उनकी जो एसेट बुक होती है वो काफी हद तक फिक्स रेट पे होती है। तो उनको ये फायदा होगा कि जैसे रेट कट होगा तो उनकी बोरोइंग कॉस्ट पहले नीचे आएगी और लेंडिंग कॉस्ट बाद में नीचे आएगी, तो उनको एक शॉर्ट टर्म में ज्यादा फायदा हो सकता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक मैं कहूंगा एक स्टेबल बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है, लेकिन उसमें भी काफी सारी जो कंपनीज होती हैं उसमें लेंडिंग बुक फ्लोटिंग रेट पे होती है। तो फ्लोटिंग रेट जब होता है तो मेरे ख्याल से हम न्यूट्रल है उसमें, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, जैसे आपने कहा रियल एस्टेट डिमांड बहुत अच्छी है, लोन ग्रोथ अच्छा है हाउसिंग में। तो मैं कहूंगा विद इन द लेंडिंग स्पेस, व्हाइल वी लाइक हाउसिंग कंपनीज, वी लाइक द अदर सेगमेंट्स बेटर विद अ फिक्स्ड एसेट बुक।
अच्छा, एक स्पेस जो कि मेहर जी थोड़ा ट्रबल फेज से गुजर रहा है वो है आपकी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, बिकॉज ऑफ आई थिंक इन्वेंट्री जो काफ़ी हाई लेवल से पहुंच गई हैं और डीप डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, और स्पेशली टाटा मोटर्स के लिए तो और भी नेगेटिव डेवलपमेंट है। ये बताइए कि इस बुरे फेज़ में इन स्टॉक्स के साथ क्या करें, मतलब 6-7 महीने का एक टाइम फेज बना के इनको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी यहाँ पे प्राइस कट्स सब्सटेंशियल पॉसिबल लग रहे हैं आपको, या फिर इस डिप का मतलब इस्तेमाल करना चाहिए एटलीस्ट 5-6 महीने में इसको एक्यूमुलेट करने के लिए? श्योर। सो ऑटोमोबाइल्स में प्राइमा फेसी जो है हमारा एज ऑफ नाउ पोजीशनिंग टू व्हीलर्स और ऑटो एंसिलरीज में ज्यादा है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि जो लोअर एंड ऑफ कंजम्पशन जो काफी वीक थी, रूरल कंजम्पशन, अर्बन का भी जो लोअर एंड है वहां वीक थी, उसमें हमें ग्रेजुअल पिकअप दिख रहा है। तो टू व्हीलर्स जो होते हैं, स्कूटर्स एज वेल मोटरसाइकिल्स, वो लोअर एंड कंजम्पशन में आ रहे हैं, तो उसमें ट्रैक्शन अच्छी दिख रही है। कार्स स्ट्रक्चरली हम पॉजिटिव हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो इंडिया की जो पेनिट्रेशन है, परचेजिंग पावर है, उसके हिसाब से हमारी कार मार्केट अभी भी काफी छोटी है। तो मैं अगर 3-5 साल का व्यू लेके चलूं तो डेफिनेटली ये सेगमेंट में ग्रोथ तो आना ही है। इन्वेंट्री का प्रॉब्लम मेरे ख्याल से टेम्पररी है, थोड़े महीने में क्लियर आउट हो जाएगी, और जैसे हमें लगेगा कि ये इन्वेंट्री का ओवरहैंग चला गया है, हम ये सेगमेंट में भी काफी पॉजिटिव तरह से पोजीशन में गए। एज ऑफ नाउ हमारी पोजीशन अंडरवेट है, लेकिन वैल्यूएशंस को देखें और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को देखें तो ये एक सेगमेंट, कार का जो सेगमेंट है खास करके, उसमें हम एंट्री लेने की वेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, टाइमिंग की बात है। मेहर जी, इस साल सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करें आईटी स्टॉक्स ने, खासतौर से मिड कैप आईटी, ये हैं क्या आपकी लिस्ट में? क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि शायद अब अगर रेट कट आए प्लस अगर यूएस की इकोनॉमी ठीक ठाक रहे तो बड़ा पॉजिटिव होगा। आप हैं क्या उस कैंप में, या आपको लगता है कि यहाँ स्टॉक्स महंगे हैं अब? देखिए, आईटी में वो सेक्टर व्यू हमारा न्यूट्रल है, क्योंकि जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, पहले की जो टॉप 4-5 आईटी कंपनीज हैं, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन इतने स्पेक्टेकुलर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हम जो बिफोर 2020 ग्रो कर रहे थे एज अ सेक्टर, खास करके जो बड़ी कंपनीज हैं, उनका ग्रोथ सिंगल डिजिट का था, और मेरे ख्याल से अब वी आर बैक टू दैट ग्रोथ रेट। जो बीच के 2 साल हमने हाई ग्रोथ के देखे, वो कोविड लिंक स्पेंडिंग की वजह से थे, वो अब किकर चला गया है। तो जो पहले टॉप जो 4-5 आईटी कंपनीज है, उस पे हमारा व्यू इतना पॉजिटिव नहीं है। इट्स मोर लाइक स्टेबल ग्रोथ कहेंगे और स्टेबल वैल्यूएशंस, स्टेबल रिटर्न्स कहेंगे। लेकिन जो हायर ग्रोथ सेगमेंट है आईटी में, वो जैसे आपने कहा मिड कैप्स में है, तो हमारा फोकस एक्चुअली बिजनेस स्पेसिफिक स्टडी करके जो आईटी कंपनीज मिड कैप में है उसको पिक करने का ज्यादा है। तो हमारे पास आईटी में जो कंपनीज है वो काफी सारी मिड कैप स्पेस में है, क्योंकि ऑल दोस कंपनीज जो है वो अपनी अपनी स्पेशल नीश में काम कर रहे हैं, जहां पे उनके क्लाइंट माइनिंग के प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा है, जहां पे जो मार्केट उनकी जो रेलेवेंट है वो ज्यादा है। बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि दे हैव ऑल द सेक्टर्स, तो फिर वो एक सेगमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं होता, और हाई ग्रोथ सेगमेंट होते हैं लेकिन एज अ प्रोपोर्शन कम होते हैं। सो पिक एंड चूज करके मिड कैप में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, जहां पे हम अर्निंग्स ग्रोथ और हाई ग्रोथ में फोकस कर सकें। अच्छा, 2 और स्पेसेस जहां बहुत पैसा बना, एक है डिफेंस और एक है ये ईएमएस स्पेस, यहाँ पर आपका क्या व्यू है? इसमें भी स्ट्रक्चरल व्यू बहुत ही पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में हमने पिछले 2 महीने में एक्सपोजर कम किया है ये दोनों सेगमेंट्स में, क्योंकि हमें लगा कि जो वैल्यूएशन थे कुछ ज्यादा बढ़ चुके थे, और हमें दूसरे सेक्टर में जैसे हमने डिस्कस किया कि जो एनबीएफसीज एंड कैपिटल मार्केट लिंक सेगमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट्स हैं, उसमें हमें एक्सपोजर बढ़ाना था। तो हमने जो प्रॉफिट बुकिंग की डिफेंस और कैप गुड्स वगैरह सेक्टर, इंक्लूडिंग ईएमएस सेक्टर में, वो हमने ये सेक्टर में शिफ्ट किया है। लेकिन दीज आर सेक्टर्स जहां पे हम डेफिनेटली 3 से 5 साल का व्यू अगर लें तो बहुत ही पॉजिटिव है, तो हम डेफिनेटली उसको री एंटर करेंगे एट सम पॉइंट इन टाइम। ओके, अच्छा मेहर जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न यहाँ पे, गोल्ड का रन इटसेल्फ एज ए अंडरलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा कमोडिटीज़ में, किसी भी एसेट क्लास से रिटर्न उसके आप देखें बेहतर रही है, और गोल्ड ने अपने साथ साथ पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, टाइटन को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनी को बहुत मूव दिया। गोल्ड को एग्जैक्टली कैसे प्ले करना चाहिए? आई मीन
क्या सिर्फ गोल्ड को एक्यूमुलेट करें और या फिर ETFs के ज़रिए, या फिर जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है उनमें से बेहतर क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को अप्रोच करें या फिर HFCs को इस वक्त, ये आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनी को? गोल्ड पे मेरा व्यू पर्सनली काफी पॉजिटिव है एज एन एसेट क्लास, क्योंकि वो एक अच्छा हेज है इन्फ्लेशन के लिए, एक अच्छा हेज है जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो काफी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो गोल्ड में लोग देख रहे हैं और एसेट एलोकेशन करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि स्पेशली पिछले 2 साल में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने भी अपने गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाने शुरू किए हैं। मुझे लगता है उसका की रीजन ये है कि जिस तरह से मॉनेटरी स्टिमुलस हुई और लिक्विडिटी का फ्लड हुआ है, एक बैक ऑफ द माइंड सबको डर है कि इन्फ्लेशन कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल, तो उसके लिए गोल्ड इज अ सेफ एसेट क्लास बिकॉज इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। प्ले हम डेफिनेटली अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, गोल्ड ETF से भी कर सकते हैं, गोल्ड जो बॉन्ड्स हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ने इश्यू किए थे, बिकॉज उसमें आपको गोल्ड एक्सपोजर भी मिलता है और थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि गोल्ड लेंडर्स तो है ही, उसको फायदा होता ही है। सो बट गोल्ड लेंडर्स में कहूंगा थोड़े सिक्लिकल रहते हैं, तो अगर आपको पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना है तो 5% 10% गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड से भी डिवर्सिफाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी आज हमारे साथ बात करने के लिए इन सभी टॉपिक्स पर। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट टेक्निकल्स की बात कर लें। मितेश ठक्कर के पास चलते हैं। मितेश, गुड मॉर्निंग। मितेश, एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर कट डिफरेंशियल एस्टेब्लिश हुआ है पिछले 3-4 महीने में, क्या ये कंटिन्यू करेगा? दोनों इंडेक्स पर आपका व्यू क्या रहेगा? मॉर्निंग अनुज, अगर मैं शॉर्ट टर्म व्यू की बात करूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहेगा, 24,800 से लेकर 25,150, और अभी उसको क्रॉस किया तो 25,330 आई थिंक जो रिसेंट हाइस था। तो निफ्टी में एक साइडवेज एक्टिविटी दिख रही है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि वो पहली बार ऐसे सिग्नल्स दे रहा है कि जो इसका अंडर परफॉर्मेंस है उसको शायद कैचअप करने की ट्राई करेगा। बैंक निफ्टी 51,400 51,700 के 2 लेवल्स में मॉनिटर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये नीचे के लेवल में 50,800 नहीं तोड़ता है तो आई थिंक 1-2 दिन में ये ऊपर के लेवल्स को हिट करेगा, और उनके ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉजिटिव सेटअप यहाँ बन सकता है, क्योंकि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के चार्ट्स पे भी काफी पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आई थिंक ओवरऑल व्यू ये है कि बैंक निफ्टी पे या बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप अगले 7 से 15 दिन की यानी 1-2 हफ्ते की ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर कुछ ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये हो गई बात निफ्टी बैंक निफ्टी की। रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है मितेश, क्योंकि काफ़ी शार्प करेक्शन आई है रिलायंस में पिछले 1 महीने में? मुझे इनफैक्ट रिलायंस में एक वीकली गैप देखा गया था 26 जुलाई का जो ओपनिंग वीक था, उसके बाद जब बोनस की अनाउंसमेंट की बात हुई तो उसके बाद भी वो गैप को फिल नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से जब तक ये 3,060 से लेकर 3,095 3100 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता है तब तक आई थिंक ऊपर में एक बड़ा सप्लाई पिवट रहेगा। मीडियम टर्म चार्ट पे भी आई थिंक स्टॉक कुछ एक्सपेंशन के सिग्नल नहीं दिखा रहा है, तो 3150 सॉरी 3,050 से लेकर 3100 का अपर रेंज मान लें, और नीचे में 2800 के आसपास इसके जो वीकली बॉटम जो बने थे करीबन मई में, आई थिंक उस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पर ट्राई कीजिए कि नीचे के लेवल पे आई थिंक जो 2800 के आसपास के लेवल है वहां पे एंट्री करने का ट्राई करें। 2740-50 का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में 3100 के आसपास जब भी स्टॉक आता है 3,050-3100 के रेंज में आई थिंक वहां पर एग्जिट लें। मितेश जी, अब FMCG स्पेस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? टाटा कंज्यूमर, ITC प्लेसमेंट इनकी बिल्कुल एज पे है। लुक एट कोलगेट एंड ब्रिटानिया। एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और पेनफुल सेशन में भी और दिनों में भी पिछले कुछ अगर आप 2 महीने को देखें तो इनके मूव्स स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड होते हैं। अभी FMCG में चेस करने लायक पोजिशनली क्या लग रहा है आपको? अच्छा, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पर ना FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो कि क्लियरली अपमूव के साइंस दिखा रहा है और परफॉर्मेंस के साइंस भी दिखा रहा है। तो आपने जिन स्टॉक्स का नाम लिया, ब्रिटानिया हो गया एग्जाम्पल, सो आई थिंक पिछले कई दिनों में बार बार ये बाय लिस्ट पे स्टॉक ने फीचर किया है, और अभी भी मुझे लगता है कि 5,900 के नीचे जाने की संभावना इसमें कम है अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लें, और 6,400 6,500 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो रिसेंट मेरे फेवरेट्स बने हैं FMCG में वो है डाबर और मैरिको। आई थिंक डाबर भी नए हाइज लगा रहा है, क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है,
और मेरे जो टारगेट्स हैं यहाँ पर वो मीडियम टर्म चार्ट पे करीबन 750 से लेकर 770 के रेंज में है। उसके ऊपर भी जा सकता है, परंतु चूंकि टिपिकली लो बीटा स्टॉक्स होते हैं, हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप व्यू लेंगे यहाँ पर। तो डाबर काफी मुझे पॉजिटिव लगता है। हर डिक्लाइन पे इसको अक्यूमुलेट करें, और जब तक ये स्टॉक 635 के ऊपर है तब तक ये इसका अपट्रेंड बना रहेगा। तो 630 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 670 में ले, 650 के आसपास अगर आता है तो ऐड करें। सिमिलरली मैरिको अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ हफ्तों से एक अच्छी रेंज में है, 690 से लेकर 630 की रेंज में, और अभी ये अपर एंड ऑफ द रेंज पे, और मुझे लगता है कि जल्दी इस रेंज के ऊपर जाएगा स्टॉक। तो अगर 690 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम देखने में मिल सकता है। 760 से 775 के टारगेट्स होंगे, और स्टॉप लॉस होगा 645 सॉरी 655 का। ओके, अच्छा मितेश जी, यहाँ पे बात हो गई एफएमसीजी पर। अब अगर आप टाटा पावर की प्लेसमेंट को देखें 441 पे, आई थिंक इस ट्रेजेक्ट्री में, इस जोन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इसने टाइम स्पेंड किया, बार बार हायर ट्रेजेक्ट्रीज को टेस्ट करता है। एनटीपीसी शायद आई थिंक स्लाइटली कंफ्यूजिंग मोड में है, बट कुछ कैश स्टॉक्स लाइक सीएससी वो भी मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। पावर में इंक्लूडिंग आरईसी, पीएफसी, आपको इस वक्त डिसेंट क्या लग रहा है बेट लेने के लिए? लेने के लिए टाटा पावर, आई थिंक वीरेंद्र जो आप हाईलाइट कर रहे थे इस पॉइंट को कि ये स्टॉक अपर रेंज पर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। आई थिंक अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से लेकर अभी तक यानी करीबन 5-5.5 महीने का टाइम बीत चुका है। स्टॉक 460 ब्रॉडली और नीचे में 405-400 के लेवल्स के रेंज में है। आई थिंक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है हायर लेवल्स पे, क्योंकि इसके मंथली चार्ट पॉजिटिव है। मुझे उम्मीद है कि ये इवेंचुअली कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक देगा। तो अभी इसको अक्यूमुलेट करें, परंतु 460 के ऊपर ये जब स्टॉक निकलेगा, वीकली क्लोजिंग देगा, तो वहां पर एक मोमेंटम आना चाहिए और स्टॉक तुरंत 540-550 की रेंज की तरफ बढ़ना चाहिए। पीएफसी आरईसी में मेरा थोड़ा सा व्यू नेगेटिव हो रहा है। इनफैक्ट आरईसी एक 555-560 के सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, परंतु मुझे लगता है कि इवेंचुअली इसको तोड़ सकता है और अक्टूबर महीने में इसमें और करेक्शन आ सकता है। तो ट्रिगर होगा 555 के नीचे एक डेली क्लोजिंग का। अगर ऐसा आता है तो इसका जो 200 डे का एवरेज है वो 495-500 के रेंज में है। मुझे लगता है कि उसको टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव हूँ, क्लियरली पॉजिटिव हूँ टाटा पावर पर, और नेगेटिव ऑन आरईसी पीएफसी, और खास करके आरईसी में 555 का, इनफैक्ट आज लो भी 554 का लगाया है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आई थिंक स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकडाउन होगा और ये अपने 200 डे की तरफ बढ़ेगा। मितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक की बात करते हैं, इंजीनियर्स इंडिया। कल वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन थी, उसके साइडलाइंस पर हमारे डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बात की मैनेजमेंट से उनकी ऑर्डर बुक को लेकर। EIL की CMD वर्तिका शुक्ला, आइए उस बातचीत के कुछ अंश सुनते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, इससे EIL के बिजनेस पे या फिर कहें कि ऑर्डर बुक पे किस तरह का असर पड़ा है? थैंक यू। एक तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ आपके साथ आपके न्यूज़ चैनल में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। और हमारे ऑर्डर बुक में इसका प्रभाव पिछले वर्ष के ऑर्डर इनफ्लो में भी था और इस वर्ष भी जो पिछले 5 महीने गए 31 अगस्त तक, उसमें भी काफ़ी प्रभाव रहा है। तो हमारा 25% ऑर्डर इनफ्लो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से अभी आया है। और इस वर्ष, गत वर्ष हमारा ऑर्डर बुक करीब 3,400 ऑर्डर इनफ्लो था, 3,400 करोड़, और इस वर्ष हमारा ऑर्डर इनफ्लो जो है वो करीब 4,600 करोड़ है, जिसका 25% करीब 1,200 करोड़ के आसपास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से आया है। तो जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली हाई एंड प्रोजेक्ट्स में, सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उन पे फोकस ज़्यादा करते हैं। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर के जो 5 महीने या 7 महीने हैं, उसमें अब तक के ऑर्डर बुक के हिसाब से क्या लगता है, पिछले ऑर्डर बुक के मुकाबले रिकॉर्ड बढ़ोतरी कही जा सकती है? और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेगमेंट का दिख रहा है? तो ऑलरेडी हमारे 5 महीने में हमारा ऑर्डर बुक पिछले पूरे वर्ष से तकरीबन 20% ज़्यादा है। तो पूरा वर्ष खत्म होते तो हमारी ये उम्मीद है कि हमारा ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई रहेगा और इनफ्लो हाई रहेगा और ऑर्डर बुक भी हाई रहेगा। जो हमें प्रोजेक्शंस हैं वो दोनों सेक्टर्स में हैं, लार्जली पेट्रोकेमिकल्स में, ऑयल एंड गैस में जो सेक्टर होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में।
कुछ हमारे ऑर्डर इनफ्लोज डिफेंस में भी हो सकते हैं और कुछ इनफ्लोज हमारे ग्रीन बिजनेसेस में जिसमें हम पूरी तरह निरंतर फोकस हैं, तो उसमें भी हमारे ऑर्डर इनफ्लोज हो सकते हैं।